बाल विकास उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं क्लास स्टार्ट सामाजिक के टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है तुगलक वंश। ये आपके क्लास 10वीं के लेसन नंबर 2 दिल्ली सल्तनत में है। तो दिल्ली सल्तनत शुरू होती है 1206 से। दिल्ली सल्तनत शुरू होती है 1206 में और समाप्त होती है 1526 में। प्रथम वंश था गुलाम वंश और अंतिम वंश था लोदी वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी, फिर आता है तुगलक, उसके बाद है सैयद और लोदी। और लोदी वंश की समाप्ति के पश्चात आरंभ होता है मुगल वंश। अगर आपको ये वंश लगातार याद नहीं रहे तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ट्रिक है गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तुम से तुगलक, शायद से सैयद और लोगे से लोदी। इसके साथ साथ आपको इन सभी वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो उन सभी संस्थापक के बारे में करते हैं बात। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश, खिजर खान और लोदी वंश, बहलोल लोदी। अगर याद नहीं रहे इसकी भी आप याद रखें ट्रिक। ए दीन दीन खिजर बाबा, ऐबक, दीन, जलालुद्दीन, दीन, गयासुद्दीन, खिजर खान और बाबा हो गया बहलोल लोदी। तो आज टॉपिक है तुगलक वंश। तो स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश के साथ। तो अभी आपने सुना होगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक। इनके पुत्र का नाम था जूना खान। जूना खान संपर्क में था दिल्ली के एक सूफी संत, नाम आपने सुन रखा होगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली के अंदर बना हुआ है। और खास बात यह है
कि इनका एक था शिष्य, नाम था उसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। दिल्ली के अंदर गुरु शिष्य की मजार भी इन्हीं दोनों की मजार को कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की मजार आसपास या बिल्कुल पास में बनी हुई है। तो निजामुद्दीन औलिया जूना खान के संपर्क में था और औलिया संपर्क में था दिल्ली के अमीरों के। तो गियासुद्दीन तुगलक को हर समय डर होता था कि कब कौन मेरा तख्ता पलट कर दे, मतलब कहीं मैं रात को सो रहा हूं और सुबह उठूं तो मैं उठ भी ना पाऊं, अर्थात मेरी रात को सोते हुए हत्या कर दी जाए या फिर मुझे कैद कर लिया जाए। तो ये हर समय इसको बाय मैसेज मान लीजिए या संदेश मान लीजिए कहा करता था कि निजामुद्दीन तू दिल्ली छोड़कर चला जा, परंतु ये दिल्ली छोड़कर नहीं गया। दक्षिण भारत के अभियान को पूरा करने के पश्चात निजामुद्दीन औलिया को उसने एक बार फिर से संदेश भेजा कि मैं चाहता हूं जब तक मैं दिल्ली में प्रवेश करूं उससे पहले पहले तू दिल्ली छोड़कर चला जाए। तो यमुना नदी है वो दिल्ली के पास बहती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उत्तर क्या होगा? यमुना नदी। तो इसी यमुना के एक और क्योंकि रात्रि हो चुकी थी, दिल्ली पहुंचना संभव नहीं था, तो दिल्ली में यमुना के किनारे यहां पर रात को डेरा डाला गया गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और ये सारी व्यवस्था की गई थी जूना खान के द्वारा। जूना खान ने ये सारी व्यवस्था की थी अपने पिता के लिए। यह लकड़ी के अस्थायी महल बनाए, लकड़ी के महल, जिस तरह से आजकल शादी विवाह में टेंट लगे होते हैं, उसी प्रकार से एक वहां पर लकड़ी का महल बनाया गया ताकि रात्रिकालीन विश्राम हो सके। कहते हैं रात्रि को खाना खा लिया गया और गियासुद्दीन सोने के लिए चला गया, तो कहते हैं हाथियों के द्वारा इस महल को गिरवा दिया गया, क्योंकि यह महल लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ था। तो जैसे ही खंभे टूटे तो आप सोचो क्या हुआ होगा? ये छत थी, ये पूरी क्या हो गई? उस पर गिर गई, और छत के नीचे दबने से क्या हुआ? गियासुद्दीन तुगलक मारा गया। निजामुद्दीन औलिया ने उसको कहा था कि तू दिल्ली नहीं पहुंचेगा, कहा था उसको दिल्ली अभी बहुत दूर है, और ये बात यहां पर साबित हो चुकी थी, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया की कही बात उसे भारी पड़ गई। गियासुद्दीन तुगलक को अपनी जान गंवाकर उस बात को पूरा करना पड़ा, और जूना खान अगले राजा बनते हैं। जूना खान जब राजा बनते हैं तो उसका नाम रखा गया मोहम्मद तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो चुकी थी और जूना खान को अगला राजा बनाया गया। जूना खान जब राजगद्दी पर बैठता है तो आप सोचिए इतने अजीब नाम के साथ नहीं बैठेगा, तो वो अपना नाम क्या रखता है? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक इतिहास में अपने पागलपंती के लिए फेमस रहा है कि उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो उसके साम्राज्य के लिए या उसके खुद के लिए क्या रहे? भारी रहे। मोहम्मद तुगलक को जिन कामों के लिए या जिन योजनाओं के लिए जाना गया है, उन योजनाओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो 5 योजनाएं कौन सी हैं? वो नंबर 1, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब क्या होता है? आपने नाम सुना होगा पंजाब। पंजाब, दोआब होता क्या है? अर्थात 2 नदियों का समूह है। पंजाब 5 नदियों का समूह है।
तो आपके सामने जब दो नदियां बह रही हो एक साथ या आपस में मिलती हो तो वहां पर क्या होगा, पानी की अत्यधिक मात्रा होगी, तो वहां पर फसलें भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। और अगर ज्यादा फसल हो रही है तो वहां किसान भी क्या होंगे, खुशहाल रहेंगे। परंतु यहाँ इनके दिमाग में क्या आया कि इन किसानों के पास क्या है, कमाई ज्यादा है, तो क्यों ना इन किसानों पर टैक्स की मात्रा बढ़ा दी जाए। तो इन किसानों से टैक्स की मात्रा बढ़ा दी गई, अर्थात उन किसानों से अधिक टैक्स वसूला गया। तो अधिक टैक्स लिया गया। जब कमाई आपकी हो रही हो 100 रुपए और आपसे 90 रुपए टैक्स ले लिया जाए तो क्या आप उस शहर में काम करेंगे? यही यहाँ हुआ। सारे किसान वो इलाका छोड़कर अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गए। तो ये क्या हुआ, ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई। नंबर 2, खुरासान आक्रमण। इस आक्रमण के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी मिलिट्री को तैयार किया, परंतु खुरासान पहुंचते पहुंचते आधी से अधिक मिलिट्री भूख प्यास से और मौसम के कारण मारी गई। जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी सेना क्या है, लगभग समाप्त हो चुकी थी। तो अब आप उस दिमाग लगाएगा कि अगर उस समय ये हमला करते हैं तो कौन हारेगा, तुगलक ही हारेगा। तो उसने बिना हमले किए ही वहां से लौट आया। तो यहां भी क्या हुआ, योजना असफल रही। नंबर 3, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र में है, क्योंकि दिल्ली भारत के मिडिल पार्ट में थी, तो वहां पर आक्रमण होने का या हमला होने का हर समय खतरा रहा करता था। उसी खतरे से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट कर दी, क्योंकि वह इलाका क्या है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के ऊपर क्या है, समुद्र है। तो समुद्र होने से फायदा क्या होगा कि पास के इलाकों से या अन्य कंट्री से क्या नहीं होगा, हमला नहीं हो पाएगा। अपनी ओर से योजना बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार की गई थी, यहां तक कि दिल्ली से सभी जनता को यहां तक शिफ्ट करने का जरिया भी इन्होंने तैयार कर दिया। सभी लोगों को वहां पर मकान दिया गया और दिल्ली रातों रात बसी हुई थी वो उजड़ गई। लेकिन इसके साथ एक बात हो रहती है कि जब इनकी राजधानी यहां शिफ्ट हो चुकी थी तो इसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाकर देख कर आओ कि दिल्ली में भय कौन। तो सैनिक पहुंचते हैं तो उन्हें ध्यान पड़ता है कि दिल्ली में अब सिर्फ एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति ही बचा है। अंधे व्यक्ति को वहीं पर मार दिया गया और लंगड़े व्यक्ति को उन्हीं सैनिकों ने क्या किया, घोड़े के पीछे उसकी टांग बांधकर घसीटा। जब सैनिक दिल्ली से देवगिरी पहुंचे तो सिर्फ घोड़े के पीछे उसकी टांग ही बांधी हुई थी, व्यक्ति का कहीं पता नहीं चला। नंबर 4, कराची अभियान। मोहम्मद तुगलक पूरे विश्व को जीतने के बारे में सोच रहा था, तो उसने चीन की सीमाओं की ओर अपना अभियान चलाया, कराची अभियान। और इस अभियान के लिए उसे वहां के लोकल जो सामंत होते हैं उनका सहयोग भी मिला। वहां के सामंतों ने निवेदन किया मोहम्मद तुगलक से कि मोहम्मद तुगलक खुद आए और उनके राजा को परास्त करें ताकि वहां पर वह सामंत लोग राज कर सके। यह अभियान लंबा था, तो इसने अपनी सेना को नगद वेतन 6 माह का एडवांस दे दिया। एक सवाल बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किसने किया? तो ये नहीं है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी
जिसने सबसे पहले सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया। तो सेना को नगद वेतन का भुगतान कर दिया गया, परंतु जब इनका अभियान दिल्ली से निकल चुका था तो उन्हें वहां से मैसेज मिला कि हमारे सभी प्रकार के विवादों को सुलझा लिया गया है और अब आपको यहाँ पर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी उसको नुकसान होता है कि उसने सैनिकों और हथियारों पर बहुत अधिक खर्चा कर दिया था और फिर वो काम आए नहीं। पांचवा और अंतिम, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, उस समय दिल्ली में सोने या चांदी की मुद्राएं चल रही थी, तो उसके मन में आया क्यों ना सोने या चांदी का अपन बचाव करें या उसके भंडार भरें और उसकी जगह पर तांबे या पीतल के सोने के सिक्के चलाएं। तो उसने ऑर्डर दिया कि जिनके पास सिक्के हैं सोने चांदी के, उनको हाथों हाथ चेंज करवा लें। तो जनता ने वो सिक्के जमा करवा दिए। यहाँ कोई काम चल रहा है बढ़िया, परंतु जब पूरे बाजार में वो तांबे या पीतल के सिक्के चल गए तब यहाँ से होती गड़बड़ी। जनता ने अपने घर में ही टकसाल बना ली। टकसाल बोलते हैं जहां पर सिक्के बढ़ते हैं, और जनता ने अपने घर में ही सिक्के बनाना आरंभ कर दिए। अब आप सोचिए, जब नकली नोट आज चलते हैं, नकली नोट से सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, तो उस समय जो सिक्के चल रहे थे उनसे भी इनके राज्य को नुकसान हुआ होगा। जनता ने अपने घर पर ही सिक्के बनाना आरंभ कर दिए। जब इसकी जानकारी पहुंची तुगलक के पास कि जनता ऐसा काम कर रही है, उसने फिर ऑर्डर दिया कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं सिक्के चांदी वाले। जितने भी आपके पास सिक्के तांबे वाले वो जमा करवा दो और चांदी वाले सिक्के ले जाओ। तो फिर जनता ने रातों रात लाखों की संख्या में सिक्के तैयार कर दिए, और यहाँ भी उसे बहुत अधिक मात्रा में सोने और चांदी का नुकसान हो जाता है। तो ये 5 थी योजनाएं जिनके कारण मोहम्मद तुगलक को याद किया जाता है। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक के कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम नंबर 1, अंतर्विस्मयकारी मिश्रण। मतलब ये अपनी योजनाओं को खुद ही तैयार किया करता था और खुद ही उस योजना की बुराई या कमी ढूंढ लिया करता था। मतलब इसको खुद पर विश्वास नहीं था। नंबर 2, रक्त का प्यासा। अर्थात ये अपने दुश्मनों के साथ या उसे लगा ये कोई व्यक्ति में विद्रोह कर देगा, उसको ये हाथों हाथ वहीं पर समाप्त कर दिया करता था। तो इसको इन 2 नामों से भी इनको जाना गया है। इसके अलावा हम देखें, जब इसकी मृत्यु होती है तो कहते हैं आज जनता को तुगलक से और तुगलक को जनता से मुक्ति मिल गई। इसी के साथ आज तुगलक वंश का टॉपिक आज एंड हो रहा है। क्लास 9 के विद्यार्थी अगर इनके पास नोटबुक नहीं है, देखिए फिर आपको याद करा दूं मैं, क्लास 9 के विद्यार्थी इस बार कोरोना वायरस के चलते बिना एग्जाम में उनको क्लास 10 में प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, आप क्लास 10th में आ चुके हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी अभी क्लास 10वीं में है, उनके एग्जाम नहीं में समझ के, उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक को समझ सकते हैं। और क्लास 9 के विद्यार्थी अगर उनके पास नोटबुक नई नहीं है तो अपने घर पर जो पुरानी नोट पड़ी है क्लास 9th वाली, उनको आप क्लास 10वीं के लिए यूज कर सकते हैं। जितनी भी वीडियो स्कूल के माध्यम से बन रही है या आपको मिल रही है, उन वीडियो को आप नोट्स के रूप में आप तैयार कीजिए। आपको नई नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बात को समझने में दिक्कत हो रही है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप
कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, आपको जिज्ञासा है हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में या हाथ तो हाथ आपको नीचे कमेंट में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।